संपूर्ण कहानी जो है उसके बाद पुलिस के द्वारा रच ली गई। मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि रंग, रूप, उम्र, खान पान, परिस्थिति, हड्डियों के विकास, शारीरिक संरचना के विकास में उम्र का अंतर आना संभव है और ऐसी दशा में जब अभियोजन ये निश्चित तौर पर प्रमाणित नहीं कर पाया कि अभियुक्त की वास्तविक जन्म तिथि क्या है, ऐसी दशा में भी अभियुक्त माननीय न्यायालय से संदेह के आधार पर जमानत के लिए निवेदन करता है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लॉ एंड जस्टिस। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त बहस सीधा कोर्ट रूम से, जहां एक ऐसे वकील साहब ने धमाका किया जो हमेशा अपने अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर हैं। नाम तो सुना ही होगा, एडवोकेट श्री पीयूष शर्मा। ये साहब कोर्ट रूम के अमिताभ बच्चन हैं, जो अपने हर केस को शुद्ध हिंदी में आर्ग्यू करते हैं और ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि सबको वाह वाह करने पे मजबूर कर देते हैं। शर्मा जी का मानना है कि कानून की बात तभी लोगों तक पूरी तरह पहुंचती है जब आप अपनी भाषा में बात करें। उन्होंने अपने ताकतवर तर्कों से सीधे साधे शब्दों का इस्तेमाल करके कोर्ट रूम में एक अलग ही रंग जमा दिया। लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल टॉक मोर। लॉर्डशिप, सेकंड बेल एप्लीकेशन है। माननीय न्यायालय के समक्ष मेरा निवेदन है कि हमारे विरुद्ध जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसकी साधारण भूमिका धारा 305, 376, 4(6) पास्को अधिनियम के अंतर्गत है। मुझे माननीय न्यायालय के समक्ष समाधानप्रद कारण देना है कि क्या हमारे ऊपर उक्त प्रकरण में अभियुक्त की उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम है। इस संबंध में माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा। सर, मैंने जो अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 के कथन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाए हैं, माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन है कि सर्वप्रथम मुझे माननीय न्यायालय के प्रति समाधानप्रद कारण देना है कि अभियुक्त की जन्मतिथि का निर्धारण आखिर कैसे किया जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो वास्तविक तौर पर बताएगा कि अभियुक्त क्या है। मेरा फैक्ट ये है इसमें लॉर्डशिप, पिता ये कहते हैं कि मैंने अंदाजे के आधार पर जन्मतिथि लेखबद्ध कराई। ये कहाँ पर है? ये लॉर्डशिप ये लिखा है इन्होंने, प्रति परीक्षण, जो इनका प्रति परीक्षण है उस प्रति परीक्षण में इन्होंने लिखा है पैरा क्रमांक 7। मैं आज नहीं बता सकता कि मैंने मृतिका की जन्मतिथि प्रमाण पत्र के आधार पर लेखबद्ध कराई थी या नहीं। ऐसा हो सकता है कि जन्मतिथि अंदाजे के आधार पर लिखा सकते हैं। मैंने अपनी बेटी की उम्र 1 कम करके लिखा दी। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि मेरी बेटी में स्कूल में अनुपस्थित रहने के कारण कक्षा 9वीं से निकाल दिया था। सौदा कहा कि मेरी बेटी 9वीं फेल हो गई है। लेकिन इसके विपरीत कथन अभियोजन साक्षी क्रमांक जो इस स्कूल के प्राचार्य हैं उनके द्वारा किए गए। स्कूल के प्राचार्य के द्वारा मनीषा मिश्रा अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 जी, इन्होंने अपने प्रति परीक्षण के पैरा क्रमांक 4 में बताया है कि अभियुक्त की आयु किस दस्तावेज के आधार पर लेखबद्ध की गई थी इसका उल्लेख नहीं है। यह प्रविष्टि मेरे द्वारा नहीं की गई है, यह मेरी हस्तलिपि में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त कक्षा 10वीं में अध्ययनरत थी। पिता बताते हैं कि कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है और जो टीसी के डॉक्यूमेंट है वो कक्षा 9वीं के हैं। ठीक इसी तरह के कथन अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 अभियुक्त की माता के द्वारा भी किए गए। वो भी नहीं बता पाती कि बच्चे की जन्मतिथि क्या है। शिवन, ये मैं अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 की बात कर रहा था। ये कह रही है कि ऐसा नहीं है कि अभियुक्त कक्षा 10वीं में अध्ययनरत थी। ये अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 का क्या है? इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि 9वीं पिता भी बता रहा है, 9वीं ये भी बता रहा है। पॉइंट को कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये बता रहे हैं अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 के मुख्य परीक्षण में ये बताते हैं कि पैरा क्रमांक 1 की आखिरी लाइन, मृतिका कक्षा 10वीं में फेल हो गई थी, प्राइवेट फॉर्म भरी थी। ये माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य लाना चाहता था। अब मृतिका कक्षा 10वीं में फेल हो गई थी, प्राइवेट फॉर्म भरा था। श्रीमान, जो 2 स्वतंत्र साक्षी हैं इनके द्वारा घटना का कोई समर्थन माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया। नंबर दूसरी बात, जब अभियुक्त की माता एवं पिता से पूछा जाता है कि नक्शा पंचायत नामा की कार्यवाही में आप मौजूद थे और उसमें यह बताया गया कि पिता के डांटने के कारण मृतिका के द्वारा हत्या कर ली गई और मृतिका की हस्तलिपि में जो नोट बरामद हुआ है उसमें अभियुक्त का नाम कहीं पर भी वर्णित नहीं। नंबर तीसरी बात, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के संबंध में यह बहुत स्पष्ट कहा गया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि कड़ी से कड़ी का मिलान होना चाहिए। हमारे ऊपर यह एलिगेशन है कि हमने अभियुक्त के साथ दुराचार किया जिसकी वजह से उसने की, परंतु जो मौका नक्शा पंचायत नामा की कार्यवाही हुई है इसमें पूछे जाने पर कि यह बात सत्य है कि पिता के डांटे जाने पर उसने कर ली। ये बात स्वीकार उसकी माता ने भी किया और उसके पिता ने भी कहा नक्शा पंचायत नामा की कार्यवाही के संबंध में। ऐसी दशा में धारा 305 के कंटेंट तो हमारे ऊपर आकृष्ट नहीं होती। कहाँ पर है जी, जो आप बता रहे हैं कि उसने स्वीकार किया? जी, ये साक्षी क्रमांक प्रति परीक्षण 6 का पैरा नंबर की लाइन नंबर 2, ये जी, विटनेस नंबर 1। ये बात सही है कि नक्शा पंचायत नामा की कार्यवाही प्रदर्श 2 में मौके पर उपस्थित पंचों ने कार्यवाही की समक्ष बता दिया था कि मृतिका को उसके पिता के द्वारा डांटने पर उसने कर ली।
ये बात सही है कि प्रदर्शनी 9 में किसी भी व्यक्ति का नाम मेरी बेटी की हस्तलिपि में लेख नहीं है। ये बात सही है कि मैं स्कूल चलाने का काम करता हूँ। ये बात सही है कि पुलिस के बताने पर ही मुझे अभियुक्त का नाम पता चला। संपूर्ण कहानी जो है उसके बाद पुलिस के द्वारा रच ली गई। इसके बाद जो स्वतंत्र साक्षी हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार से अभियुक्त के प्रेम संबंध होने के संबंध में कोई प्रत्याख्यान नहीं किया गया। मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि लगभग 5 माह से अभियुक्त अभिरक्षा में अब यहाँ पर स्वतंत्र साक्षी अभियोजन के द्वारा पूर्ण करा लिए गए। केवल डॉक्टर और पुलिस बची है जो कि हम जिनको हम प्रभावित नहीं कर सकते, और अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। दूसरी बात, मैं माननीय न्यायालय से एक निवेदन और करना चाहूंगा। श्रीमान, माननीय न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा है कि उम्र में 2 साल का अंतर आना संभव है। एक ऐसा जजमेंट था जिसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट नहीं कराया गया। दूसरी बात, मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात नहीं बताया गया कि उसके द्वितीय के और लक्षण विकसित थे या नहीं, उसके दांतों की संख्या क्या थी, हड्डियों का परीक्षण नंबर क्या था। ऐसी दशा में भी मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि रंग, रूप, उम्र, खान पान, परिस्थिति, हड्डियों के विकास, शारीरिक संरचना के विकास में उम्र का अंतर आना संभव है, और ऐसी दशा में जब अभियोजन ये निश्चित तौर पर प्रमाणित नहीं कर पाया कि अभियुक्त की वास्तविक जन्म तिथि क्या है, ऐसी दशा में भी अभियुक्त माननीय न्यायालय से संदेह के आधार पर जमानत के लिए निवेदन कर रहे हैं। My lord, all such contentions and grounds he has raised, my lord, it will be seen by the trial court, my lord. First thing. Second thing is this, my lord, the paragraph PW3 is the principal of the school, my lord. Paragraph number 2, she is specifically saying that, my lord, her name was registered in the school register, my lord, at serial number 3334. The principal has specifically mentioned that, my lord, the date of birth is 11/11/2005. That's why, my lord, at the time of incident, he was minor. Second, he is coming for bail, my lord. And first bail application was dismissed, my lord, dismissed, and it is second bail application. My lord, the was committed by the deceased, my lord, due to raped by present applicant, my lord. It is true, my lord, the FSL report and, my lord, the DNA report is positive. It has found that, my lord, the DNA is positive. So therefore, my lord, he is not entitled. He is arguing like, my lord, the trial, and, my lord, it will be seen by the trial court. All allegations have found, my lord, the entire, my lord, the DNA and FSL report is positive, my lord. ये इनका मैच हो रहा है। 3 संदेही को पकड़ा गया, जिसमें से 2 लोगों का मैच नहीं हुआ, इन्हीं का मैच हो रहा है, और इसके कारण फादर ने डांटा, उसने किया, इनके द्वारा जो है तो रेप किया गया था। इसको इतना तंग कर दिया कि अल्टीमेटली उसने कर लिया। नोट भी मैं भी लिखा है कि मेरे को तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया कि मैंने डीएनए और एविडेंस तो पॉजिटिव है। यस लॉर्ड। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें बताइए। श्रीमान, ये अभी माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य बताया गया कि 3 संदेहियों को पकड़ा गया, जिसमें अभियुक्त का रक्त नमूना पॉजिटिव आया। श्रीमान, अभियोजन की संपूर्ण कार्यवाही में 2 अन्य अभियुक्तों की जो कार्यवाही है, रक्त सैंपलिंग वाली कार्यवाही के कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं। ऐसी दशा में अभियोजन ये कैसे कह सकता है कि 2 अन्य अभियुक्तों के रक्त नमूना की कार्यवाही संग्रहित की गई। मेरा माननीय न्यायालय से फिर एक बहुत बड़ा निवेदन है। इन्होंने बताया कि हमने अभियुक्त की स्लाइड बनाई, लेकिन श्रीमान 1 माह के विलंब के बाद आप उसको RFSL के लिए पहुंचाते, 1 माह के विलंब का स्पष्टीकरण तो अभियोजन के द्वारा फिर नहीं दिया गया। नंबर दूसरी बात, माननीय न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही मौजूद है उसमें ये RFSL जबलपुर से चेक होने के बाद स्लाइड कब आई, इस बात का कोई पंचनामा माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं लगा। तो अधूरे संज्ञान को लेने के बाद ये किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारे द्वारा कार्यवाही निष्पक्ष है। दूसरी बात, 3 अन्य संदेहियों को पकड़ा गया, उनके द्वारा उनकी किस रक्त नमूना, उनके द्वारा कौन सीमन स्लाइड उनके प्रिजर्व करा गया, उसके कोई दस्तावेज भी माननीय न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जिस मृत्युकालिक नोट की बात हो रही है उसमें अभियुक्त के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि वो अपनी जिंदगी से परेशान होकर कर रही, जिसके बारे में स्पष्टीकरण में पूछे जाने पर उसने बताया कि पंचों की राय में पिता के डांटे जाने पर उसके द्वारा ली गई, उसमें हस्तलिपि में किसी भी अभियुक्त का नाम वर्णित नहीं है। ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया हमारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। मृतिका का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद स्लाइड प्रिजर्व हुई। स्लाइड प्रिजर्व होने के बाद अभियोजन का यह कहना है कि 3 अन्य अभियुक्तों को बुलाया गया, जिसमें आपका नमूना पॉजिटिव आया। 3 अभियुक्तों के संबंध में कोई कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष है ही नहीं। जो मृत्युकालिक DD, जिसको मृत्युकालिक नोट बताया जा रहा है, उसमें अभियुक्त का नाम कहीं वर्णित नहीं है। विगत चौथी बात यह है कि जन्म तिथि के संबंध में कहीं कोई स्पष्ट नहीं। ऐसी दशा में भी संदेह के आधार पर माननीय न्यायालय से निवेदन। तो जैसा कि आपने देखा, पीयूष शर्मा जी ने एक बार फिर कोर्ट रूम में दिखाया
कि हिंदी भी कोर्ट रूम की भाषा हो सकती है, और वो भी एकदम दमदार तरीके से। मतलब उनके आर्गुमेंट सुन के लगता है कि बाकी लॉयर्स को भी अब हिंदी व्याकरण की क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन मजाक से अलग पीयूष शर्मा जी का यह स्टैंड कोर्ट रूम में सबको याद दिलाता है कि कानून को समझने के लिए भाषा का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने जो भी कहा सबने सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। इसीलिए आज कोर्ट रूम से लेकर सोशल मीडिया तक सब उनकी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, शर्मा जी का ये स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लॉ एंड जस्टिस को, क्योंकि याद रखें कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन लॉ एंड जस्टिस से कोई बच नहीं सकता। जय हिंद।